एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की 10th क्लास में आप सभी लोगों का स्टूडेंट्स एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं अपनी ये 10th क्लास, जो कि लास्ट क्लास होगी। ठीक है, जिसमें हम लोग मॉड्यूल 7 और मॉड्यूल 8 कवर करने चल रहे हैं। ठीक है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये लास्ट मॉड्यूल्स हैं और लेबर वेलफेयर लेजिस्लेशन और क्वालिटी टूल्स से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि यहाँ पे हम लोगों को ये पता चलता है इन दोनों मॉड्यूल से कि जब आप किसी कंपनी में एज ए वर्कर, एज ए मतलब एम्प्लॉय जब आप जॉब करते हैं तो आपके लिए कुछ नियम कानून भारत सरकार ने बनाए हैं। ठीक है, कंपनियों के लिए नियम बनाए हैं जिससे वो आपके साथ मनमानी ना कर सकें। ठीक है, उस नियमों के आधार पे ही कंपनी जो है किसी भी लेबर से या किसी भी वर्कर से अपना वर्क ले सकती है। ठीक है, उससे बियॉन्ड नहीं कर सकती, उससे ज़्यादा नहीं ले सकती। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आज हम लोग ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत मजा आएगी, आपको समझ में आएगा, बहुत अच्छे से आप चीज़ों को एनालाइज करोगे और अपने लिए भी इम्प्लीमेंट करोगे। जब भी आप किसी कंपनी में वर्क करने जाओगे, जब भी आप किसी कंपनी में जॉब करने जाओगे, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए भी लागू होंगी। तो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि आपके लिए भारत सरकार ने ऐसे क्या नियम बनाए हैं जिसकी वजह से आप एक सेफ्टी नॉर्म्स में रहते हो, आपके हेल्थ के लिए, आपके सेफ्टी के लिए जो क्या क्या नियम बने हुए हैं। ठीक है, साथ ही साथ स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे जब भी मैं ये वीडियोस अपलोड करता हूँ तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिले और आप इनको रीड कर सको, आप इनको देख सको। ठीक है, क्योंकि जितने भी वीडियोस यहाँ पे पड़े हुए हैं स्टूडेंट्स, ये सब आपके आईटीआई सिलेबस पे बेस्ड हैं, आईटीआई कंटेंट पे बेस्ड हैं और आपके लिए कहीं ना कहीं ये फ़ायदा पहुँचाएगा, आज नहीं तो कल। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज चल ही रही है जिसका ये आज लास्ट सेशन है। बट इसके बाद भी जो भी वीडियो लेक्चर जैसे ट्रेड थ्योरी के हैं, वर्कशॉप कैलकुलेशन के हैं स्टूडेंट्स, उनको भी आप पढ़ना बिल्कुल मत छोड़ना। ठीक है, वो सारे एकदम आपके सिलेबस पैटर्न पे मैं कर रहा हूँ और आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा सभी वीडियो लेक्चर्स। ठीक है, कोई भी वीडियो लेक्चर ऐसा नहीं है जिसमें मैंने आपको कुछ एडिशनल ना बताया हो, कुछ चीज़ें आपके लाइफ से रिलेटेड ना बताया हो, ना तो ऐसी कोई ऐसे वीडियोस हैं जिसमें मैंने फालतू टाइम पास किया हो आपके साथ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको सारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे स्टूडेंट्स, और अगर पसंद आ रहे हैं तो बिल्कुल लाइक करना मत भूला करिए, जिससे मुझे भी पता चले कि हाँ, मेरे बनाए हुए वीडियोज़, मेरे जो पढ़ाई हुई चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन है आपका लेजिस्लेशन मतलब लेबर वेलफेयर लेजिस्लेशन से रिलेटेड। मतलब लेबर का मीन्स तो आप समझ ही रहे हो, लेबर का मतलब क्या हुआ, मजदूर। ठीक है, मजदूर, जो मजदूर वर्ग है अपना, ठीक है, उसके वेलफेयर मतलब उसके कल्याण के लिए। ठीक है, कल्याणकारी कार्य जो होता है, कल्याण कार्य। ठीक है, कल्याण कार्य। लेजिस्लेशन का मतलब होता है विधि, मतलब एक नियम। ठीक है, तो कानून, एक तरीके से कह लो कानून बनाना। ठीक है, कानून बनाना। तो है क्या कि इस पूरे के पूरे मॉड्यूल में जिसको आप कह रहे हो लेबर वेलफेयर लेजिस्लेशन, इसमें कुछ ऐसे नियम बनाए गए हैं भारत सरकार द्वारा, कुछ ऐसे एक्ट हैं, कुछ ऐसे फैक्ट्री एक्ट्स हैं जो कि कंपनियों को फॉलो करना पड़ता है अपने लेबर एसोसिएशन के लिए। ठीक है, लेबर्स के लिए फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से हम लोगों को समझना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका यहाँ पे है स्टूडेंट्स, वो यही बता रहा है, देखो, एज पर फैक्ट्री एक्ट 1948। अब देखो हुआ क्या था कि जब अपना देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद क्या हुआ कि एक नियम लागू हुआ फैक्ट्रियों के लिए। ठीक है, कंपनियों के लिए एक नियम लागू हुआ, क्योंकि पहले क्या होता था, हमारे लेबर वर्क को इतना ज़्यादा हरासमेंट किया जाता था, इतना परेशान किया जाता था जो अंग्रेज़ों के द्वारा, कि इसी के चलते हुए भारत सरकार ने, मतलब जो एक अनुभवी लोग थे अपने उस सरकार में, ठीक है, उन्होंने क्या किया, एक फैक्ट्री एक्ट पारित किया। उसमें कहा गया कि भाई लेबर के लिए ये नियम कानून है, इससे ज़्यादा कंपनी लेबर से वर्क नहीं करा सकती, और लेबर के सेफ्टी के लिए, लेबर के खुद उसके हेल्थ के लिए ये सारे नियम्स बनाए गए हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि ये क्या नियम है। जिसमें पहला क्वेश्चन आपके लिए बोला गया है, एज पर फैक्ट्री एक्ट 1948। मीन्स 1948 में जो फैक्ट्री एक्ट लागू हुआ था उसमें कहा गया था कि कैंटीन शुड बी, मतलब वही कैंटीन जिसमें खाने पीने की सुविधा होती है, कैंटीन शुड बी प्रोवाइडेड, कैंटीन प्रोवाइड किया जाएगा, कैंटीन दिया जाएगा बाय, मतलब इन द फैक्ट्री, फैक्ट्री के अंदर। ठीक है, इफ वर्कर्स आर मोर देन, मतलब अगर उस कंपनी में कितने वर्कर हैं, कितने काम करने वाले हैं, तो इनका कहना है कि कितने से ज़्यादा, कहने का मतलब अगर जैसे मान लो आपके आपके पास एक कंपनी है जिसमें आपके 50 वर्कर हैं।
ठीक है, तो 50 वर्कर हैं या 250 वर्कर हैं, 100 वर्कर, तो उस बेसिस पे आपकी कंपनी की स्ट्रेंथ डिसाइड होती है। तो अगर आपकी कंपनी में, मतलब अगर किसी कंपनी में 250 वर्कर से ज़्यादा काम करते हैं तो वहाँ एक कैंटीन का होना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वहाँ पे एक कैंटीन होनी चाहिए। ठीक है, एक कैंटीन होनी चाहिए जहाँ पे उनको खाने पीने की सुविधा हो, किनको, लेबर को, ठीक है, किनको, वर्कर्स को। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ पा रहे हो? कहने का मतलब आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो जहाँ पे 250 लोगों से ज़्यादा काम करते हैं तो वहाँ पे कैंटीन होना जरूरी है, वहाँ पे कैंटीन होती हैं। ठीक है, समझ पा रहे हो? बस इतनी सी बात है। तो ध्यान रखना 250 वर्कर की लिमिट है, 250 से ऊपर होगी तो कैंटीन होगा। ठीक है, मस्ट है कि कैंटीन होनी चाहिए वहाँ पे। चलो आओ, अगला अगला क्या है क्वेश्चन? अंडर फैक्ट्री एक्ट, फैक्ट्री एक्ट वही मतलब 1948। ठीक है, हालांकि उसका अमेंडमेंट भी हुआ है, उसमें उसमें जो है सुधार भी हुए हैं बाद में चल के 1987 89 में शायद। चलो, तो वो तो बाद में देखेंगे हम लोग। यहाँ पे लिखा है कि फैक्ट्री एक्ट मतलब जो नियम कानून, वो एक्ट जो बनाया गया था, द रिस्ट्रिक्शन ऑफ वर्किंग टाइम ऑफ वुमेन। ठीक है, कह रहे हैं कि औरतों के लिए, मतलब लेडीज के लिए जो फैक्ट्री में काम करने का जो समय है वो निर्धारित है कि उसकी सुबह इतने से पहले और शाम को इतने के बाद उनको काम नहीं करने दिया जाएगा। मतलब कोई भी कंपनी बाउंड नहीं कर सकती कि आप जो है इतने टाइमिंग से बाद और इस इतने मॉर्निंग से पहले आप काम कर सकते हो। चलो पहले मैं आंसर बता देता हूँ, फिर आप समझ पाओगे कि क्या मेरे कहने का मतलब है। आंसर है आपका बी। इसमें बोला गया है कि किसी भी वुमेन को छः छः बजे सुबह, मतलब लिखा है ना 6 AM, 6 बजे सुबह एंड बियॉन्ड, मतलब किसके बाद, 7 PM के बाद, 7 बजे शाम के बाद काम नहीं कर सकते। मतलब मॉर्निंग में आप 6 बजे बुला सकते हो और शाम को 7 बजे आपको छोड़ना ही पड़ेगा उनको काम से। ठीक है, तो कम से कम आप, मतलब अगर आप बहुत सुबह बुलाना चाहते हो तो आप मॉर्निंग में 6 बजे बुलाओगे। ठीक है, ये मॉर्निंग की बात कर रहे हैं, AM है। ठीक है, और ये PM में बात हो रही, मतलब इवनिंग में। ठीक है, मतलब शाम के टाइम की बात कर रहे हैं। तो इवनिंग में आप 7 बजे के बाद उनसे वर्क नहीं ले सकते और मॉर्निंग में 6 बजे के पहले नहीं ले सकते। तो 6 से और 7 बजे तक के ही बीच में आप काम करवा सकते हो, किससे, वुमेन से। ठीक है, वुमेन वर्कर हैं अगर, तो उनको आप इतना ही टाइम बाउंडेड है फैक्ट्री एक्ट 1948 के थ्रू। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अंडर फैक्ट्री एक्ट 1948 ही मान के चलो, द वर्कर्स वीकली आवर्स शुड बी, मतलब शुड नॉट एक्सीड मोर देन। कहने का बस इसका सीधा इसका मतलब ये है कि फैक्ट्री एक्ट के तहत क्या बोला गया है कि जो वर्कर हैं हमारे, ठीक है ना, जो वर्कर्स हैं वो वीकली, मतलब हफ्ते में, वीकली जो है हफ्ते में कितना टाइम देंगे, कितना काम कर सकते हैं मैक्सिमम। तो मैक्सिमम बोला गया है 48 आवर्स। ठीक है, 48 आवर्स ही काम कर सकते हैं। 48 का मतलब क्या हो, देखो हफ्ते का मतलब क्या हुआ पहले ये समझो। तो हफ्ते का मतलब हुआ 7 डेज, ठीक है, इंक्लूडिंग संडे। तो 7 डेज में एक तो संडे हो गया, तो संडे को आप मान लो छुट्टी पर हो, एक दिन की लीव, एक दिन छुट्टी होगी, तो बचा कितना, 6 दिन। अब 6 दिन का अगर 48 आप बोलो तो 48 डिवाइडेड बाई 6 करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 8 आवर्स। तो 8 आवर्स पर डे ये मैक्सिमम लिमिट है। मतलब 8 घंटे से ज़्यादा आप काम नहीं ले सकते। आप मतलब 8 ही घंटे उनसे काम लोगे। अब आप सोच रहे हो ओवर ओवर फिर वर्क क्या है, तो ओवर वर्क इसीलिए तो उसका नाम बोला गया है ना कि 8 घंटे से ज़्यादा हुआ। ठीक है, 8 घंटे से अगर ज़्यादा हो गया तो उसको कहते हैं ओवर वर्क। ठीक है, ओवर बोला जाता है। ठीक है, काम से ज़्यादा काम कर रहे हो आप, तो 8 घंटे तो आपका खुद ही ड्यूटी है, उसके बाद जो आप काम करोगे वो आपका ओवर वर्क है। ठीक है, समझ पा रहे हो? तो उसके लिए अलग से फिर सैलरी पे करनी होगी कंपनी को। ठीक है, तो जो फैक्ट्री एक्ट था उसमें यही बोला गया था कि वीक में 48 घंटे से ज़्यादा काम नहीं लिया जाए किसी भी वर्कर से। ठीक है, चलो आओ अगला क्वेश्चन। ठीक है, आ रहा है मजा? अगर स्टूडेंट्स अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिए। ठीक है, और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलो आओ देखते हैं। व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ ILO? ठीक है, ILO का क्या फुल फॉर्म होता है? देखो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, ठीक है, जिसका नाम है यहाँ पे देखो इंग्लिश में लिखा हुआ है इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय लेबर ऑर्गेनाइजेशन। मतलब इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ। तो आई का क्या मतलब है, इंटरनेशनल, एल का मतलब है लेबर, ओ का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ए इज द करेक्ट वन आंसर। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो स्टूडेंट्स क्या है, व्हाट इज द मिनिमम परसेंटेज? ठीक है, कम से कम कितने परसेंट, मिनिमम परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन फ्रॉम
बेसिक सैलरी एज पर ईपीएफ एक्ट 1962। समझो पहले, पहले आप समझो कि ये ईपीएफ का मतलब क्या है, ठीक है। ईपीएफ का क्या मतलब है? ईपीएफ 19, क्या लिख दिया, ईपीएफ, ठीक है, ईपीएफ 1962 ये एक एक्ट है। पहले आप समझो ये एक एक्ट है, मतलब एक नियम कानून है जो कि 1962 से लागू है। ईपीएफ का मतलब होता है प्रोविडेंट फंड, ठीक है। तो पीएफ, जिसको आप अभी पीएफ के नाम से जानते हो ना कि पीएफ कटता है, कंपनियों में पीएफ काटा जाता है। तो किसी भी एम्प्लॉय का जो है मिनिमम कितना पीएफ कटता है, मतलब कम से कम जो है पीएफ कितना कटवाया जा सकता है। तो पूरी सैलरी जो आपकी बेसिक सैलरी है, जैसे मान लो आपकी सैलरी है 20,000, तो उसका मान लो आपकी जो भी सैलरी है, तो जो बेसिक सैलरी है, ठीक है, सबकी अलग अलग हो सकती है। जो बेसिक सैलरी है, ठीक है, जो बेसिक सैलरी है वो स्टूडेंट उसका 12% कम से कम, ठीक है, 12% मिनिमम, मिनिमम जो 12% होगा वो आप क्या कटवाओगे, उसका पीएफ कटवाओगे। बाकी आप ज़्यादा आपके ऊपर है, लेकिन कम से कम आप कितना कटवाओगे, 12%। तो ये जानते हो ये फंड क्या होता है? तो क्या आपको पता है कि ये फंड किस लिए होता है? ठीक है, ये होता है जब आप, मतलब आप अपना सैलरी से इतना कटवाते हो, फिर जब आप रिटायर होते हो या फिर आप रिजाइन देते हो कंपनी को, तो स्टूडेंट्स वो पैसे आपको फिर मिलते हैं ब्याज के साथ में, ठीक है, इंटरेस्ट के साथ में आपको मिलता है। मतलब वो गवर्नमेंट उसको जो है इंटरेस्ट के साथ में आपको लौटाती है, ठीक है। तो उसको कहते हैं पीएफ, ठीक है, समझ गए? ये एक तरीके का फंड है, ठीक है, प्रोविडेंट फंड है, ठीक है। चलो आओ आगे देखते हैं। तो आपका आंसर इसमें कौन सा सही हो गया स्टूडेंट्स? आंसर आपका हो गया 12%। तो 12% कम से कम कटवाना पड़ेगा पीएफ, ठीक है। ज्यादा आप कटवा सकते हो इससे, आपकी मर्जी, लेकिन कम से कम आपको 12% करना पड़ेगा। विच अमाउंट डज इंक्लूड, मतलब कौन सा अमाउंट इंक्लूड करता है, मतलब जोड़ता है वेजेस को। वेजेस का मतलब होता है मजदूरी, वेजेस का मतलब है मजदूरी। वेजेस अमाउंट एज पर, वेजेस अमाउंट एज पर पेमेंट वेज एक्ट। अब पेमेंट वेज एक्ट है, ठीक है, जो पेमेंट है, पेमेंट वेजेस, ये भी है, ठीक है, वेजेस एक्ट, पेमेंट वेजेस एक्ट, ठीक है, पेमेंट वेजेस एक्ट। तो पेमेंट जो वेजेस एक्ट है उसके थ्रू ये बोला गया है कि कितना अमाउंट, मतलब उस अमाउंट को कहते हैं विच अमाउंट डज इंक्लूड वेजेस, मजदूरी अमाउंट, मतलब एक तरीके की वो आपकी मजदूरी है। कहने का मतलब है कि जो डीए होता है स्टूडेंट, जो डीए होता है, डियरनेस अलाउंस, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, डियरनेस अलाउंस, ठीक है। डियरनेस जो अलाउंस होता है, जिसको आप डीए बोलते हो, हिंदी में आप बोलते हो महंगाई भत्ता। क्या बोलते हो? महंगाई, महंगाई भत्ता, ठीक है, उसको महंगाई भत्ता कहते हैं। डीए, डियरनेस अलाउंस जो मिलता है आपको, वो जो है इंक्लूड करता है, ठीक है। तो जो डीए होता है, जो आपको डीए मिलता है, वही आपकी क्या होती है, एक तरीके की मजदूरी होती है, जो आपकी मेहनत है, ठीक है भाई, उतना आपको मिलता है। क्योंकि धीरे धीरे चीज़ें महंगी हो रही हैं, तो वो आपको अपने जीवन यापन करने के लिए डियरनेस अलाउंस मिलता है, ठीक है, समझ गए? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन, ठीक है। चलो आओ आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर 7 देखा जाए, तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे देखिए क्या बोला गया है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कहा गया, वेट में एक बार इंक चेंज कर लूँ जरा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे बोला गया है विच फैक्टर इज नॉट कंसर्न्ड विथ एक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी। पहले आप बात समझो। एक्यूपेशनल मीन्स मतलब जो आप रोजगार कर रहे हो, जो आप काम धाम कर रहे हो कहीं पे, आपकी हेल्थ और आपकी सेफ्टी से रिलेटेड कौन सी बात इसमें नहीं है। तो जैसे सेफ्टी वर्ड है तो ये तो है ही है, हेल्थ ये भी है, ठीक है। वेलफेयर मीन्स कल्याण कार्य, तो ये आपके हेल्थ और सेफ्टी से रिलेटेड बात है। लेकिन अगर डी ऑप्शन बोला जाए, जिसको बोला गया सैलरी, तो सैलरी एक अलग चीज हो जाती है, ये आपके सेफ्टी और हेल्थ से रिलेटेड बात नहीं है, ठीक है। तो सैलरी इज द करेक्ट वन आंसर, ठीक है, समझ गए? इनका कहना है कि जो आपका रोजगार है उसमें आपकी हेल्थ और स्वास्थ्य से रिलेटेड कौन सी बात नहीं है। तो सेफ्टी तो है ही आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड, हेल्थ है ही है, वेलफेयर भी है, ठीक है। वेलफेयर का मतलब होता है का, मतलब कल्याण कार्य। तो कल्याण किस लिए करोगे, कल्याण कार्य किस लिए होगा, आपकी हेल्थ और सेफ्टी के लिए। तो जो सैलरी है वो तो एक डिफरेंट चीज़ है, वो तो आपके काम पे डिपेंड करता है कि आप क्या काम करते हो और आपको क्या सैलरी मिलनी चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन इज एन एयर पॉल्यूटेंट, एयर पोल्यूशन फैलाता है। ऑक्सीजन फैलाता है नहीं, इससे तो सांस लेते हैं। नाइट्रोजन सबसे ज्यादा होती है अपने एटमॉस्फेयर में, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनो। तो अगर कार्बन मोनोऑक्साइड है तो आप ये मान के चलो कि कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे ज्यादा एयर पोल्यूशन फैलाता है, मतलब बहुत ही गंदी स्मेल आती है। ठीक है, समझ गए बात। चलो आओ आगे देखते हैं। आगे स्टूडेंट्स इसमें ये कहा गया है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे हैं विच स्कीम ऑफ एक्ट, मतलब कौन सा एक्ट जो है, विच स्कीम ऑफ एक्ट प्रोवाइड कराता है हेल्थ इंश्योरेंस रिक्वायर्ड फॉर द वर्कर। जो वर्कर कंपनी में काम कर रहे होते हैं उसमें कौन सा एक्ट इंश्योरेंस प्रोवाइड कराता है। तो आपका डी आंसर इज बिल्कुल करेक्ट है, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। याद रखना, बाकी तीन चीज़ों को मैं एक्सप्लेन यहाँ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि लंबा हो जाएगा, फिर इस तरीके से वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा क्योंकि ये बड़े बड़े टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट जो होता है वही आपका क्या है, वो आपको क्या प्रोवाइड कराता है, वर्कर का हेल्थ इंश्योरेंस करता है। ठीक है, वर्कर्स का हेल्थ इंश्योरेंस, कहने का मतलब इंश्योरेंस का मतलब होता है आपसे पैसे जमा कराए जाएंगे, लेकिन जब आपकी हेल्थ बिगड़ेगी, जब आपकी तबीयत खराब होगी तो वो पैसे वहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अपने हेल्थ के लिए आप पैसे की सेविंग करते हो इन इंश्योरेंस के थ्रू। चलो अगला देखते हैं। अगला इसी में जो था ना क्वालिटी टूल्स, तो क्वालिटी टूल्स इज अ नेक्स्ट मॉड्यूल फॉर दिस सेशन। क्वालिटी टूल्स में जो पहला क्वेश्चन है देखो उसमें क्या कहा गया है, थोड़ा ध्यान से समझना, थोड़ा ये लॉजिकल है, इन सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझना, आएगा समझ में, मैं समझा रहा हूँ। देखो कह रहे हैं फिश बोन चार्ट, एक चार्ट होता है जिसको कहते हैं फिश बोन चार्ट, मतलब मछली की हड्डी वाला चार्ट एक तरीके का, वही समझो। ठीक है, फिश बोन चार्ट जैसे मछली की हड्डियां होती हैं उस तरीके से फैला होता है ये चार्ट। फिश बोन चार्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, उसको और क्या कहते हैं, फिश बोन चार्ट जो मछली की हड्डी वाला जो चार्ट होता है उसको और क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं स्टूडेंट्स कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम। कॉज का मतलब होता है कारण, मतलब कारण, और कारण की वजह से क्या इफेक्ट आया उसका डायग्राम है। जैसे समझो ये जो है ना, ये देखो ये जो नीचे बना है ये आपका एक तरीके से बोन है, ये पूरे जो लाइनें हैं ये बोन है, किसकी, मछली की हड्डियां हैं। मछली में हड्डी होती है ना, तो खा जाते हो पता ही नहीं चलता है ना। चलो आओ देखते हैं। तो मछली की हड्डी गड़ जाती है दांत में तो दिक्कत करता है ना। चलो मैं नहीं खाता, आप खाते होगे अगर आप बंगाली हो तो। ठीक है, हालांकि मुझे बंगालियों से इतना कोई वो नहीं है कि आप बंगाली वर्ड सुनते ही थोड़ा गुस्से में मत आ जाना अगर आप लोग बंगाली हो तो। चलो आओ देखते हैं। फिश बोन डायग्राम, फिश बोन डायग्राम में देखो क्या है, एक ये है पूरी की पूरी लाइन जिसमें बोला गया है, देखो कितने, पहली बात तो आप समझो कि क्वालिटी टूल्स जो होते हैं वो 7 टाइप के होते हैं। पहला मशीन, दूसरा मेथड, तीसरा मटेरियल, ठीक है, और चौथा इन्वायरमेंट, पांचवा हो गया मेजरमेंट, ठीक है, और छठवा हो गया पर्सनल, और सातवां हो गया बैड बर्गर्स। ठीक है, एक एक करके समझते हैं। क्वालिटी टूल, पहले आप समझो कि क्वालिटी टूल्स कितने होते हैं, 7 क्वालिटी टूल्स होते हैं जो मैंने ये नंबरिंग किया अभी अभी। पहली चीज मशीनरी, ठीक है, अगर मशीनरी सही नहीं है तो पुअर हाइजेनिक कंडीशन में अगर होगी तो सही वर्क नहीं करेगी, उसकी मेंटेनेंस बेकार हुई होगी, इस वजह से ऐसा पुअर मशीनरी वर्किंग हो रही है। ठीक है, और अगर अच्छी चल रही है तो वेल डन, बहुत अच्छी बात है। कहने का मतलब ये है कि जो फिशबोन चार्ट है वो ये बताता है कि अगर कोई कारण है तो उसका इफेक्ट क्या नजर आएगा। अगर आपका कारण है पुअर हाइजेनिक कंडीशन है तो आपकी पुअर मेंटेनेंस हुई होगी। ठीक है, स्टोरेज एंड कुकिंग इक्विपमेंट है, मान लो कोई भी है, मशीन है, कुकिंग इक्विपमेंट है, तो पुअर मेंटेनेंस हुई होगी तो उसकी वजह से क्या इफेक्ट आएगा, पुअर हाइजेनिक कंडीशन में खाना बनेगा, एक तरीके से मछली बनेगी। मछली से ही रिलेटेड इसको सारी चीजें समझते हैं। इसी तरीके से आपका एनवायरमेंटल इफेक्ट आएगा, सही एनवायरमेंट में होगा तो अच्छी बात होगी, अदरवाइज एनवायरमेंट इफेक्ट करेगा तो वो क्या करेगा। एक तरीके से आप ये समझो कोई भी प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी को समझने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, तो आप समझिए कि क्वालिटी से रिलेटेड 7 टूल्स को आपको अलग अलग समझने होंगे। पहला मशीन, की मशीन अच्छी होगी तो अच्छे प्रोडक्ट निकलेंगे, मशीन सही नहीं होगी तो फिर मतलब कुछ डिफेक्ट रहेगा, हो सकता है जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हो उसमें कुछ डिफेक्ट हो। ठीक है, तो मशीन, दूसरी चीज तो मतलब ये सही होनी चाहिए। दूसरी चीज आप समझो मेथड, क्या मेथड यूज कर रहे हो वो भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप अच्छा मेथड यूज कर रहे हो तो आपकी क्वालिटी प्रोडक्ट की अच्छी होगी। ठीक है, इसी तरीके से जैसे मटेरियल, अगर आप अच्छा मटेरियल यूज करोगे तो आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी, अगर आप मटेरियल अच्छा नहीं यूज करोगे तो आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी।
सिमिलरली इसी तरह इन्वायरमेंट, अगर आप अच्छे इन्वायरमेंट में करोगे, जैसे कितना गर्म करना चाहिए, कितना ठंडा मौसम होना चाहिए किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, अगर उस इन्वायरमेंट में आप करोगे तो अच्छी बात है, अदरवाइज जो है फिर प्रोडक्ट की क्वालिटी घट जाएगी। मेजरमेंट, भाई कितनी ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत है मटेरियल की, उस चीज़ की मेजरमेंट भी आपको होनी ज़रूरी है। अगर सही मेजरमेंट होगी तो क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है, आपका ज़्यादा प्रॉफिट होगा। पता चला एक डिब्बे में ज़्यादा तेल भर गया, एक डिब्बे में कम भर गया, तो मेजरमेंट गलत हो रही है, कहीं पे 1 लीटर आ रहा है, कहीं 900 ग्राम ही है, तो फिर कोई आपका प्रोडक्ट लेगा, कोई नहीं लेगा। ठीक है, समझ पा रहे हो? चलो आओ, तो ये सारी चीज़ें हैं। पर्सनल भी होती हैं कुछ, पर्सनल का मतलब मिस हैंडलिंग को जिसको पर्सनल कहते हैं। जैसे मान लो इनसफिशियंट ट्रेनिंग ऑन हाउ टू कुक एंड स्टोर, जैसे मान लो कि अगर आपके पास अच्छे ट्रेंड नहीं हो तो फिर आप अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाओगे। तो अच्छे लेबर एम्प्लॉयज़ होने चाहिए, स्किल्ड होने चाहिए, तो वो आपको क्वालिटी मेंटेन कर देगी आपके प्रोडक्ट की। तो एक तरीके से ये भी एक टूल हो गया, ठीक है। और फिर एक है लास्ट में आपका बैड बर्जर, ठीक है। बैड बर्जर्स का मतलब हुआ कि जो जो पोल्यूशन है, जो मतलब जो ऐसी कोई चीज़ें जो आपके काम करने में रुकावट पैदा कर रही हैं, तो उसको हम लोग ये चीज़ें बोलते हैं, ठीक है। तो आप समझो, फिश बोन चार्ट इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट, इसको कहते हैं हम लोग कॉज, मीन्स कारण, ठीक है। कॉज, कॉज मीन्स कारण, ठीक है। एंड इफेक्ट डायग्राम, तो ये जो डायग्राम है वो कारण और इफेक्ट बता रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझना है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कहा है पीडीसीए साइकिल में पी का क्या मतलब है। पीडीसीए एक साइकिल होती है जो कि क्वालिटी कंट्रोल, जब जब पूरा मॉड्यूल पढ़ते हो तो उसमें पढ़ाया जाता है आपको, जिसमें आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी को समझने के लिए, या मान लीजिए कोई मशीन है, उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या प्रोसेस एग्जीक्यूट करते हैं, क्या प्रोसेस से हम लोग उसको सही करते हैं, वो यहाँ पे हम लोग देखने चल रहे हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या करते हैं हम लोग, पी, पी का मतलब होता है प्लान करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी फॉल्ट होगा तो पहले आप प्लान करो क्या करना चाहिए, फिर आप करोगे, प्लान के बाद डू मीन्स करो, प्लान करके आप फिर जब कर लोगे उसको, काम सही कर लोगे उसको, तो चेक करोगे फिर कि वो सही हुआ है काम कि नहीं। उसके बाद एक्ट करोगे, फिर आप उसके अकॉर्डिंग आप उसको चलाओगे या नहीं चलाओगे, ठीक है। और अगर नहीं चल रही है स्टूडेंट्स, नहीं चल रही, एक्ट करने पे नहीं चल रही, तो फिर से वहीं से शुरू करोगे, प्लान, फिर डू, फिर चेक, फिर एक्ट। अगर एक्ट करे फिर नहीं चली, फिर आप प्लान करोगे। इस तरीके से आपको करना है। तो जो पहला स्टेप है वो स्टूडेंट प्लान है, दूसरा है डू, तीसरा है चेक, मतलब चेक करो कि सही चल रही है नहीं, और फिर चौथे नंबर पे आप एक्ट करो कि जिस हिसाब से वो है, ठीक है। बाकी आप इसमें कुछ भी मत समझो। तो मतलब ये है कि किसी भी मशीन को मेंटेन करने के लिए आप क्या करोगे, पहले प्लान करोगे, फिर डू करोगे मतलब करोगे, फिर चेक करोगे उसको कि सही चल रही कि नहीं, और अगर सही चल रही है तो एक्ट करोगे, नहीं सही चल रही फिर भी आप एक्ट करोगे कि उसको फिर से सुधारा जाए। तो जब आपको फिर से सुधारना होगा तो आप एक्ट से कहाँ चले जाओगे, वापस प्लान करने लगोगे उसको सुधारने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से एक किसी भी क्वालिटी प्रोडक्ट को पाने के लिए हम लोग ये प्रोसेस यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इन पीडीसीए साइकिल, पी स्टैंड्स फॉर, तो पी किस लिए है, पी इज फॉर प्लान, प्लान के लिए है, ठीक है। तो बी आंसर इज द करेक्ट वन। आंसर नंबर थर्ड देखा जाए, इसमें बोला गया है क्यूएमएस का फुल फॉर्म क्या है। तो द एक्सपेंशन, एक्सपेंशन का मतलब होता है इसका फैलाव, ठीक है। द एक्सपेंशन ऑफ क्यूएमएस तो होता है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, ध्यान रखना, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इज द फुल फॉर्म ऑफ क्यूएमएस, ठीक है। चलो चौथा ऑप्शन देखते हैं, फिर से वही आ गया, देखो पीडीसीए मींस, पीडीसीए का मतलब क्या है, पीडीसीए का मतलब है प्लान, डू, चेक, एक्ट, ठीक है। समझ पा रहे हो, ये याद रखना होगा आपको, ये क्वालिटी टूल्स का चैप्टर में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने आपको बताया ये किस लिए करते हैं हम लोग, जब भी किसी मशीन को मेंटेन करना हो तो आप क्या करोगे, प्लान करोगे, फिर उसको फिर मेंटेन करने का तरीका करोगे, फिर चेक करोगे, फिर एक्ट करोगे, और अगर एक्ट करने पे सही नहीं आया तो आप फिर से प्लान करोगे। क्वेश्चन नंबर 5, टोटल नंबर ऑफ पॉपुलर क्वालिटी टूल्स। अभी मैंने बताया था आपको पॉपुलर क्वालिटी टूल्स कितने होते हैं, 7। अभी फर्स्ट ही क्वेश्चन जो इसमें हम लोगों ने लिया था क्वालिटी टूल्स वाले में 7 बताया था मैंने, तो 7 याद रखना आपको, 7 इज द करेक्ट वन, सी इज द सही करेक्ट आंसर, ठीक है। सी इज द सही आंसर ठीक है। व्हाट डज सेरी स्टैंड्स फॉर, सेरी का मतलब क्या है, पहले आप समझ लो ये सेरी है क्या। तो सेरी एक जापानीज वर्ड है, क्या है, जापानीज वर्ड है, ठीक है स्टूडेंट्स, जापानीज वर्ड है ये। अब आप सोचते हो जापानीज वर्ड बहुत पढ़ा रहे हैं आप, एक क्लास में भी और आपने पढ़ाया, तो कुछ कुछ आपको जरूरी है। जैसे मान लो जापान की कोई कंपनी है, वो अपना प्रोडक्ट बनाती है और आपके पास भेजती है, तो कुछ ना कुछ वो अपने जापानीज भाषा में रहेगा, तो कुछ तो समझ जाओ कि उसमें लिखा क्या है। तो
जो सेरी का मतलब होता है स्टूडेंट सॉर्टिंग आउट, मतलब छांटना, एक तरीके से कह लो छांटना, ठीक है। छांटा जाता है कि हाँ नहीं ये सही है, ये गलत है, ये सही है, ये सही। समझ पा रहे हो, उसमें से छांट लेना है आपको, कौन सा प्रोडक्ट चाहिए वो आपको छांटना है, ठीक है। सेरी का मतलब होता है किसी भी चीज को शॉर्टिंग आउट करना, मतलब छांटना। समझ गया, तो ये आंसर इज द करेक्ट वन। सातवें नंबर पे देखो, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हिस्टोग्राम इन क्वालिटी टूल्स। क्वालिटी टूल्स में आपका हिस्टोग्राम जो है वो क्या है। देखो हिस्टोग्राम में दो चीजें वर्ड मिली हुई है। हिस्टो का मतलब होता है हिस्ट्री, ठीक है, ठीक है हिस्ट्री। और ग्राम का मतलब है एक तरीके से ग्राफ, हिस्टोग्राफ एक तरीके का। तो हिस्टोग्राम बोला जाता है उसको। हिस्टोग्राम क्या है पहले आप समझ लो। इट इज द इंडिकेट, मतलब इट इंडिकेट्स शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। कहने का मतलब समय के साथ, देखो मेरी बात समझो ध्यान से, ये जो लाइन है और ये जो लाइन है, समय के साथ इसमें ये बोला गया है कि कितनी चीजें क्या डिफेक्ट हो रही हैं। जैसे ये क्या बताया गया है, हिस्टोग्राम ऑफ क्वालिटी डिफेक्ट। डिफेक्ट मतलब जो आपके प्रोडक्ट हैं उसमें कितने डिफेक्ट्स हैं, कितने नंबर ऑफ डिफेक्ट्स हैं, वो इसमें समझना है। तो जब डिफेक्ट मतलब लगभग दो दो घंटे, जब शुरू के 2 घंटे जो हैं उसमें डिफेक्ट कम है, ठीक है, मतलब लगभग कम है। फ्रीक्वेंसी का मतलब हुआ कितने डिफेक्ट्स, तो मतलब लगभग ये नियर अबाउट 2 के हैं। फिर अगले 2 घंटे में देख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा डिफेक्ट है, ठीक है। फिर अगले 2 घंटे में देख रहे हैं, 4 घंटे में तो ये इतना है। फिर अगले 5वें घंटे में इतना है, छठवें में इतना है, 7वें आवर्स में इतना है, 8वें में इतना, 9वें में इतना, 10वें में इतना, 11वें में इतना। कहने का मतलब ये है कि ये जो हाइट है ना इसकी, वो अलग अलग नंबर बता रही है। हाइट जो है इसकी वो अलग अलग नंबर बता रही है कि कितने पीस डिफेक्ट हो रहे हैं किस घंटे में। तो पहले पहले घंटे में कुछ नहीं हुआ, 0 डिफेक्ट। दूसरे घंटे में थोड़ा सा डिफेक्ट हुआ। तीसरे घंटे में बहुत ज़्यादा डिफेक्ट हुआ, देखो 15 आ गया लगभग। देखो यहाँ की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये देखो 15 है यहाँ पे डिफेक्ट, ठीक है। तो तीसरे घंटे में सबसे ज़्यादा डिफेक्ट है। तो ये जो एनालिसिस है, इस एनालिसिस को करने के लिए हम लोग हिस्टोग्राम बनाते हैं। हिस्टोग्राम इसी को कहते हैं, इस पूरे के पूरे ग्राफ को, ठीक है। समझ गए बात। तो आपके लिए क्या है वो क्या बताता है, इंडिकेट्स। ये क्या इंडिकेट करता है, शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है, कम ज़्यादा इस तरीके से, ये बात है, ठीक है। चलो आओ आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है, व्हाट इज द लास्ट स्टेप ऑफ ISO 9001 रजिस्ट्रेशन। ये जानते हो क्या होता है ISO, ठीक है। ISO का मतलब है, मतलब इंडस्ट्री, जैसे मान लो आप कोई कंपनी ओपन करते हो तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना होता है कि हाँ हम एथोराइज्ड कंपनी हैं। तो ये जो रजिस्ट्रेशन के जो प्रोसेसेस हैं उसमें कुछ कोडिंग है कि मतलब ये किस तरीके की कंपनी है, ये क्या करती है, ठीक है। तो उस चीज़ को रजिस्ट्रेशन को करवाने के लिए जो आपका लास्ट स्टेप है वो क्या है। तो देखो ध्यान से सुन लो, इसमें 5 इंपॉर्टेंट स्टेप होते हैं, 5 स्टेप्स ऑफ ISO रजिस्ट्रेशन। पहला स्टेप है आपका चूजिंग द राइट स्टैंडर्ड। दूसरा है चूजिंग द ISO रजिस्ट्रार। तीसरा है प्रिपेयरिंग द ISO एप्लीकेशन एंड क्वालिटी डॉक्यूमेंट्स। चौथा है आपका कंसिडरेशन इन प्लानिंग। और पांचवा है आपका रिवर्स्ड रिटर्न, ठीक है। तो जो जो लास्ट स्टेप है आपका वो इसमें क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, लगभग सिमिलर मिलता जुलता क्या है आपका, वो जरा चेक करते हैं इसमें। तो ये हो जाएगा सर्टिफिकेशन एंड ऑडिट। सर्टिफिकेशन एंड ऑडिट। अच्छा अब आप सोच रहे हो ये कहाँ इसमें सर लिखा है, इसमें तो आपने कहा रिवर्स रिटर्न्स, ये वही है। ये ऑडिट का ही ये पूरा पूरा प्रोसेस है, ठीक है। ये ऑडिट का ही ये पूरा पूरा प्रोसेस है, ठीक है, समझ पा रहे हो। तो ये चीज़ें हैं। तो सर्ट भाई आप रजिस्ट्रेशन करवाओगे तो रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद लास्ट में आपका क्या स्टेप होना चाहिए, आपको सर्टिफिकेशन मिल जाएगा, ऑडिट होगी कि हाँ, ऑडिट करने के बाद सर्टिफाई कर दो कि हाँ भाई ये कंपनी इसके लिए है, ठीक है, समझ पा रहे हो। ये चीज़ें हैं, बस इतना ही समझो, बहुत ज़्यादा नहीं समझो क्योंकि ये काफ़ी लंबा टॉपिक है, ठीक है, समझ पा रहे हो। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बस मैं समझा रहा हूँ कि कितनी चीज़ें आपको ज़रूरत है। व्हाट इज़ द नेम यूज्ड फॉर वर्ड वेस्ट। समझ पा रहे हो, वेस्ट का मतलब होता है बेकार होना। तो ये जो इसमें से जो नेम है ना स्टूडेंट्स, उसको कहते हैं मूडा, MUDA। ये भी जापानीज वर्ड ही है, ठीक है, हाँ जापानीज वर्ड ही है ये। तो मूडा जो वर्ड होता है वो ये शो करता है वेस्ट। वेस्ट मीन्स कितना बेकार, बेकार होना है ना, वेस्ट मतलब खराब होना, खराब होना, ठीक, समझ पा रहे हो, खराब होना। तो ये है आपका 9th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 अगर देखा जाए इसमें क्वालिटी टूल्स चैप्टर में, मॉड्यूल में, तो लिखा है विच फॉर्मूला इज करेक्ट टू क्वांटिफाई द क्वालिटी। मतलब
क्वालिटी को बताने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो ए आंसर बिल्कुल सही है, Q इज इक्वल्स टू पी बाई क्यू। ठीक है, याद रखना जरा ये फॉर्मूला, इसकी क्या कोडिंग है, क्या लॉजिक है, वो अभी आप ना समझो, केवल आप याद कर लो, इसको दिमाग में सेट कर लो। और उसके बाद मतलब इसको जब आप डिटेल से बुक से पढ़ोगे तब आपको ये पता चल पाएगा। वैसे अभी यहाँ पे समझाना थोड़ा हार्ड है आपके लिए, इसलिए नहीं समझा रहा हूँ। ठीक है, चलो, विच वन इज नॉट ए बेसिक टूल यूज्ड इन क्वालिटी सर्कल। जो आपका क्वालिटी सर्कल है, क्वालिटी सर्कल में कौन सा इसमें से बेसिक टूल नहीं है, तो पहले आप समझो, जब भी आपको किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी टूल्स की वो लेना होता है, डिटेल एनालिसिस करनी होती है, तो हिस्टोग्राम तो यूज आता ही है। ठीक है, पेरेटो चार्ट भी आता है, चेक शीट भी आती है, लेकिन आपका टॉर्क व्रेंच नहीं आता। टॉर्क व्रेंच नहीं है, ये अलग चीज है। ठीक है, टॉर्क व्रेंच नहीं है, याद रखना, टॉर्क व्रेंच इज द करेक्ट वन आंसर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच वन इज नॉट द सर्टिफाइड आईएसओ स्टैंडर्ड। सर्टिफाइड आईएसओ स्टैंडर्ड क्या होते हैं जानते हो, जिसमें ये कोडिंग की बात कर रहे हैं, तो 9001, 9002, ठीक है, 9003, ये सब तो इस तरीके के तो हैं, लेकिन कोई ऐसा इस तरीके का नहीं है। आईएसओ 9010 नाम का कोई ऐसा सर्टिफिकेशन नहीं दिया जाता। समझ पा रहे हो, ये कोई कोडिंग नहीं है, तो याद रखना ए इज द करेक्ट वन आंसर। ये है आपका 13 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। ठीक है, इसमें से कौन सा क्वालिटी का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, तो चलो जरा पढ़ते हैं। क्वालिटी कंट्रोल, ये तो है। ठीक है, क्वालिटी ऑफ डिजाइन, भाई डिजाइन अच्छी होगी तो उसकी अच्छी क्वालिटी होगी। क्वालिटी ऑफ एश्योरेंस, एश्योरेंस का मतलब होता है कितना भरोसेमंद है, तो ये भी सही है, ये तीनों तो ठीक लग रहे हैं। अब देखो, क्वालिटी ऑफ नॉन कन्फॉर्मेंस, नॉन कन्फॉर्मेंस का मतलब है कि ये इसकी कुछ ऐसी क्वालिटी है कि कोई भरोसा नहीं है कि ये बाद में चलेगा या नहीं चलेगा। मतलब आप समझो चाइना माल, समझ रहे हो। ठीक है, तो चाइना माल का कोई भरोसा नहीं है कि ये चलेगा कि नहीं, तो जो उसकी क्वालिटी है वो कुछ इस तरीके से कि अगर चल गया तो वेल डन, नहीं चला तो जय श्री राम। समझ पा रहे हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपका 13 क्वेश्चन नंबर का जो आंसर है वो है डी ऑप्शन। ठीक है, चलो अगला लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट ऑफ क्वालिटी वॉज स्टेटेड बाय क्वालिटी गुरु। देखो, क्वालिटी गुरु का मतलब है चलो अभी बताता हूँ, डॉक्टर जे.एम. जुरान। ठीक है, डॉक्टर जो जे.एम. जुरान हैं वो एक तरीके के क्वालिटी मैनेजमेंट के गुरु हैं। ठीक है, मैनेजमेंट क्वालिटी मैनेजमेंट गुरु बोले जाते हैं। ठीक है, क्वालिटी मैनेजमेंट गुरु बोले जाते हैं बुक के लैंग्वेज में। इन्होंने काफ़ी जो है इसमें रिसर्च की है। तो स्टूडेंट्स देखिए, इसमें जो है इनके अकॉर्डिंग जो आपका ऑप्शन है वो है आंसर नंबर बी। आंसर नंबर बी बोला गया है। इन्होंने कहा है क्वालिटी इज, मतलब क्वालिटी को इन्होंने क्या डिफाइन किया है, इट इज़ ए फिटनेस ऑफ यूज़। कहने का मतलब कोई भी प्रोडक्ट है अगर वो कितना अच्छा है यूज़ करने लायक, वही उसकी क्वालिटी को बताएगा। कोई भी प्रोडक्ट है, मान लो ये कोई भी चीज़ है, ये वो कितना यूजफुल है, कितना काम करने योग्य है, उसमें कितना फिट बैठता है, कितना फिट है ये प्रोडक्ट जो है किसी काम को करने के लिए, वही उसकी क्वालिटी को बताता है। ठीक है, तो इनके अकॉर्डिंग जो क्वालिटी का जो मतलब है वो ये है। ठीक है, समझ पा रहे हो। तो जो ये जे.एम. जारून है, ठीक है, जे.एम. जुरान है, सॉरी, जो जे.एम. जुरान है उनके अकॉर्डिंग क्वालिटी का मतलब क्या है कि कोई भी प्रोडक्ट कितना यूज में आ सकता है। ठीक है, वो कितना फिट है किसी यूज के लिए, किसी पर्पस के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये आज क्वेश्चन सीरीज पूरी तरीके से खत्म होता है। स्टूडेंट्स, एग्जाम से पहले आप इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा। बिल्कुल आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे मार्क्स से पास होने के लिए ये सारी चीज़ें पढ़ाई गई थी और सही साबित होगी। बस आप एग्जाम से जब लौटिएगा तब मुझे बताइएगा कि क्या ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में मिले या नहीं मिले स्टूडेंट्स, या फिर इससे सिमिलर क्वेश्चंस मिले या नहीं मिले। ठीक है, चलिए, तो मैं वेट करूंगा आपके रिप्लाई का, आपके कमेंट का। पूरा कमेंट सेक्शन खाली है आपके लिए। आप बिल्कुल बताना कि आपको ये मॉड्यूल, ये पूरा का पूरा वीडियो सीरीज कैसी लगी। ठीक है, और इसके साथ साथ आप एग्जाम में कैसा परफॉर्म कर पाए, ये चीज़ें भी आप जरूर बताना जब भी आपका एग्जाम हो जाए। ठीक है, चलिए, तो मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट क्लास में। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि आज ये जो अभी तो ये मैंने 200 क्वेश्चन आपको करवाए हैं, इसके हम लोग कंप्लीट थ्योरी क्लास भी करेंगे। तो यहाँ पे जो लोग फर्स्ट ईयर में हैं, जो अभी
मतलब 2020 में एडमिशन लिए थे उनके लिए अभी है, प्रॉपर समय है, उनका नवंबर में एग्ज़ाम है। तो वो लोग फर्स्ट ईयर में अपने इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, मतलब एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पढ़ने के लिए कुछ थ्योरी बुक्स ले लो, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग पढ़ो जिससे और अच्छे से आप समझ पाओ, ठीक है। इन क्वेश्चंस के अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो नहीं करवाया हूं मैं, ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन भारत स्किल वेबसाइट के हैं जहां पे लगातार जहां से क्वेश्चन आते रहे हैं, इसी वजह से ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो जो स्टूडेंट्स अभी नए हैं, जो स्टूडेंट्स अभी देख रहे हैं, तो वो ये सीरीज तो देखें ही देखें, लेकिन साथ में जो इसकी थ्योरी क्लास अब नेक्स्ट टाइम में जो लिया जाएगा उसको भी आप बिल्कुल देखें, ठीक है। और साथ साथ आपको मैं ये भी बता दूं कि इस चैनल पे आपके लिए ट्रेड थ्योरी का, वर्कशॉप कैलकुलेशन का, और आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का, इंजीनियरिंग ड्राइंग का, और साथ ही साथ प्रैक्टिकल का भी आने वाले समय में लेक्चर्स अपलोड होंगे, प्रैक्टिकल को भी सिखाया जाएगा विद वीडियो, ठीक है। तो आप उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें पसंद आएंगी, ठीक है। और बने रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, तो जो भी डिटेल मैं आपके लिए लेके आता हूँ, जो भी वीडियो लेक्चर्स लेके आता हूँ, वो आपको फटाफट मिल जाए और आप उसका लाभ उठा पाएँ, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जो भी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम आपसे बातचीत करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।